गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने अभी रिसेंटली जो चैप्टर 11 है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, ठीक है, सिद्धांत व प्रक्रम यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, फिर से इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक डीएनए है और ये भी एक डीएनए। तो जब हम दोनों डीएनए को क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, विशिष्ट स्थानों से काट कर। देखिए ये वाला जो डीएनए है इसमें ये सीक्वेंस चली आ रही है ये वाले में, लेकिन जो इधर वाली है उसमें की सीक्वेंस मिसिंग है। ठीक है, तो उस मिसिंग पार्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, फॉरेन डीएनए को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यूएबल डीएनए को जोड़ दे रहे हैं जो कि हमारे लिए नई स्पीसीज को क्या करेगा, तैयार करेगा, या रोगग्रस्त जीन को निकाल कर हम वहाँ पर स्वस्थ जीन को ऐड करा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चित्र में देखते हैं इस तरीके से कि जैसे हमने बताया आपको कि जो ह्यूमन में पैनक्रियाज पाया जाता है उसमें क्या पाई जाती हैं, आपकी बीटा सेल्स वाली जाती हैं जो किसका निर्माण करती है, इंसुलिन का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है बच्चों, आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो क्या है, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम किसी अदर की बॉडी से इंसुलिन निकाल कर दूसरे की बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन होता है वो लिमिटेड मात्रा में ही क्या होता है, निकलता है। ठीक है, तो पहले इसका जो सॉल्यूशन था वो क्या था, पिग के पैनक्रियाज से निकालो या मैमल्स के किसी भी, तो वो क्या हो जाता था, एलर्जिक हो जाता था। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब ये क्या हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये है कोई ह्यूमन की क्या है, बीटा सेल है, पैनक्रियाज की बीटा सेल, हमने उसमें से क्या करा, एक डीएनए को क्या करा, निकाल दिया। ठीक है, और दूसरी ओर हमने क्या करा, एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, या वेक्टर लिया। अभी आगे आएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर हमें कहाँ से मिलते हैं, ई कोलाई से मिलते हैं। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया से। इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सर्कुलर। ठीक है, डीएनए वेक्टर। तो इसका कलर कैसा दिखे, ऑरेंज दिखाया गया है, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए है वो कैसा है, वॉयलेट है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एंजाइम्स की हेल्प से निकाल कर क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन है ये किसका है, आपका ई कोलाई का है, और जो वॉयलेट पोर्शन है वो किसका है, बीटा सेल का है। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो ये बीटा सेल है वो हमने किसको, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दी है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। अब क्या होगा कि जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी वो इस जो ये बन गया है, अब इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, बीटा सेल जो इंसुलिन को क्या कर रहा है, बनाने वाला डीएनए था वो क्या हो गया है, मर्ज हो गया। तो ये क्या करेगा, लिटिल अमाउंट में क्या करेंगे, ये सब इंसुलिन का क्या करेंगे, निर्माण करने लगेंगे, और हम इसको कलेक्ट कर देंगे, और जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो काम है वो किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि एक डीएनए को दूसरे डीएनए से मर्ज कर दे रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, ताकि वो हमारे क्या हो सके, काम आ सके, या हम अच्छी फसलों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स जीव हो गया, टेक्नोलॉजी मतलब मैनिपुलेट करना। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे कि वो नई स्पीसीज बन गई। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, टमाटोज़ क्या होते हैं, मोस्टली रेड होते हैं और ग्रीन होते हैं ना। तो लेकिन हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से देखिए ब्लू टमाटोज़ भी क्या कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ा सा क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या आपका नॉर्मल टमाटोज़ है, और इसमें लिखा है देखिए GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमने इसमें ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कराए हैं जिसके वजह से इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो जिससे कि ये टमाटर क्या है, जैसे इसका पहले हो सकता है पतला छिलका हो और ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं हो, लेकिन हमने इसमें ऐसे वाइल्ड जो स्पीसीज़ है इसकी टमाटोज़ की वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी, तो उससे क्या होगा कि इसका छिलका भी मोटा हो जाएगा और ये लंबे समय तक, ठीक है, लंबे 10-15 दिन तक ये टमाटर क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। तो जिसमें भी हम नए डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ नए कैरेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और ऐसे जो उत्पाद हैं उसमें लिखा रहता है GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने इसके जेनेटिक लेवल पे हमने इसको क्या कर दिया है, कुछ ना कुछ इसमें मैनिपुलेशन कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या लिखा जाता है, GMO, ठीक है। इसी तरीके से हम एनिमल्स का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से दो अलग अलग जीनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ लाकर उसको नई जो स्पीसीज़ है उसको बना सकते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हम वो बनाएं। इवन हम डिज़ाइनर बेबी भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर बेबी से क्या समझे, मतलब हमको ऐसे करैक्टर वाला जो बेबी है वो बना सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, एथिकल इश्यूज़ में आ जाता है, नैतिक मुद्दे उठ जाते हैं, तो इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो इसका जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो क्या है, जीव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की मदद से दही, सिरका, अल्कोहल, डबल रोटी सब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पुराना हो गया। अब वर्तमान समय में क्या है कि पुनर्योगस डीएनए की, पुनर्योगस डीएनए क्या हुआ, देखिए बच्चों कि हमने क्या करा, दो डीएनए को दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये, ठीक है। हमने इनको क्या करा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, देखिए इसको हमने, ये एक नंबर 1 डीएनए है, ये क्या है नंबर 2 है। तो हमने इसको क्या करा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, ठीक है, इसको हमने कट किया, ऐसी जगहों पर कट किया दोनों को कि जब क्या हो गया, देखिए इसका ये इस तरीके से सिरा प्राप्त हो गया, दूसरे का इस तरीके से। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेगा, इसकी कमी को ये ऊपर वाला पूरा कर देगा, है ना, और नीचे वाली को ये पूरा कर देगा। तो दो अलग अलग डीएनए को हमने क्या कर दिया है, आपस में मर्ज कर दिया है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगस डीएनए, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, वो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, नए गुणों के साथ अलग हो जाएगी, ठीक है। वो कैसी होगी, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगी, अच्छी होगी, अच्छा उत्पादन देने वाली होगी, ठीक है। तो उस पर हम फिर क्या लिख देते हैं, जैसे भी बताया था आपको, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों द्वारा मानव कल्याण के लिए क्या होनी चाहिए, उपयोगी उत्पाद बनाने में हम इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उसमें क्या लिखा जाता है, GMO, जैसे भी टमाटोज़ में दिखाया था ना आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया है, जेनेटिक लेवल पर फेरबदल कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया है, ठीक है। फेरबदल मतलब किसी का डीएनए हमने किसी के डीएनए में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें शिशु का निर्माण हो सकता है, जीन के संश्लेषण में हेल्प ले सकते हैं। टीका, हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो भी पुनर्योगस डीएनए से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। एक बायोकॉन कंपनी है जिसमें इंसुलिन का निर्माण होता है, तो इंजेक्शन वहाँ पे बन जाते हैं। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ है, बहुत सारे बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है, ड्रग है, इंजेक्शन है, वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी क्या है, विस्तृत है, चाहे एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, तो इसमें इसका क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है और इस पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा देखिए, उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं एवं उनके भागों तथा आणविक प्रतिरूपों के समायोजन को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। और EFB द्वारा, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, देखिएगा, जैव रसायन, ठीक है, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवंशिकी एवं रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान के द्वारा जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, जीवों, सजीव तंत्रों, सूक्ष्म जीवों या कोशिकीय अवयवों की तकनीक का मानव सेवा के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होगी कि जीन के लेवल पर जब हम क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं और जीनों को आपस में क्या कर देते हैं, काट छाट देते हैं, तो उससे क्या होती है, नई स्पीसीज क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या होता है? टू मैनिपुलेट, यानी कि उलटफेर। जैसे जो इंजीनियर होते हैं ना, जैसे कोई टीवी बना रहा है तो उसके पार्ट्स को क्या करेगा, वो जोड़ेगा या अलग तरीके से जोड़ेगा तो नई तरह की चीज़ बनेगी, है ना। तो इस तरीके से, या आईटी वाला जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, अलग सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेगा, है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आ जाए। तो इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या हुआ, फेरबदल करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए के लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फेरबदल कर रहे हैं, उससे हम नई स्पीसीज़ को क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो प्रोसेस हैं। आधुनिक जैव प्रकृति में निम्नलिखित तकनीकों का प्रमुख योगदान रहा है। पहला कौन सा है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो जनक थे वो कौन थे? पॉल वर्ग। ठीक है, पॉल वर्ग थे। जीनों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ, जीन या डीएनए खंड हो सकता है, को जोड़ने, हटाने या ठीक करने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, टेलरिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? टेलरिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, फिर से बता देते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियर है, जीन के लेवल पे क्या हो रहा है, फेल बदल हो रहा है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो जनक थे कौन थे? पॉल वर्ग थे। ठीक है, तो जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ, क्या है आनुवांशिक पदार्थ? जीन है, डीएनए है, को जोड़ने, हटाने या ठीक करने को क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियर, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? टेलरिंग ऑफ डीएनए कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करवाकर अधिक से अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया था, देखिए चित्र दिखाते हैं कि मैंने बोला था कि हमने इससे बीटा सेल निकाली और इससे वेक्टर निकाला, दोनों के डीएनए को हमने जोड़ दिया, तो इससे क्या हो रहा है, इंसुलिन का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग ये देखती है कि जो सेल हमने निकाला है उसका जो क्या हो रहा है, उत्पाद है वो इंसुलिन ही बन रहा है या उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करवाकर अधिक मात्रा में जैव उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, टीके हैं, एंजाइम आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा आनुवांशिक सूचनाओं क्या होती है, परिरक्षित रहती है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा क्या होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो भी संतति होती है वो माता पिता की कॉपी होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है, वेरिएशंस के साथ संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, परंपरागत संस्करण द्वारा वांछित जीनों के साथ साथ अनुवांशिक जीनों का भी क्या किया जाता है, अवांछित जीनों का भी समावेश हो जाता है। तो उन जो अवांछित जीन है उनको हटाने का, उसमें नए जीनों के प्रवेश कराने को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, समावेशित या विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर उनका ही एक हिस्सा क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने बैक्टीरिया में अभी बीटा सेल जोड़ी थी ना इंसुलिन के लिए, तो जिसमें हमने जोड़ी थी वो उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बनाएगा, फिर इंसुलिन ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विजातीय डीएनए खंड के गुणन व प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है कि वो ग्राही गुणसूत्र में प्रतिकीर्ण द्वारा क्या हो, उद्गम, यानी कि बार बार वो क्या करेगा, जब भी रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा, तो उतने बार वो क्या करेगा, इंसुलिन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें कौन सा डीएनए डाला है हमने, बीटा सेल के डीएनए डाले हैं जो कि इंसुलिन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
विजातीय डीएनए यानी कि जो क्या है एलियन डीएनए जो हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। परपोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति या गुणन करता है तो इसे क्या कहते हैं हम क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है कि जब हम डीएनए के लेवल पे फेरबदल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जब हम उसको क्या कर रहे हैं, जैसे अभी इंसुलिन का हमने उदाहरण लिया, तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस हो, अन्य चीज़ें उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसको कौन देखता है, केमिकल इंजीनियरिंग देखती है, यानी कि उसको रोकने का वही चीज़ उत्पाद हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हम चाहते थे, तो उसको देखने का काम क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर है आपका पुनर्योगस डीएनए का निर्माण। ठीक है, देखिए पुनर्योगस डीएनए क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के डीएनए को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो उससे जो डीएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्योगस डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्टेनल कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, किसने साइंटिस्ट थे, स्टेनल कोहेन व हर्बर्ट बोयर, 1972 में क्या करा, कब किया था, 1972 में डीएनए का निर्माण किया था उन्होंने साल्मोनेला टाइफीमोरियम, जो कि मूल प्लाज्मिड के प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ने में क्या करी थी, इन्होंने सफलता प्राप्त करी थी। इसके लिए इन्होंने आणविक कैंचियाँ, ठीक है, आणविक कैंचियाँ क्या हुई, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को, ठीक है, जो डीएनए को विशिष्ट जगहों पर क्या काटते हैं। ठीक है, विशिष्ट जगहों पर क्या करते हैं, काटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आणविक कैंचियाँ कहते हैं। यानी कि अगर ये डीएनए है तो क्या करेगा कि जो आणविक कैंचियाँ होंगी, ठीक है, आणविक कैंचियाँ होंगी वो क्या करेंगी, विशिष्ट जगहों से काटेंगी ताकि हम वहाँ पर क्या करें, जो भी डिज़ायरेबल जीन है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डीएनए क्या है, देखिए परसों भी आपको बताया था, डीएनए क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, सेल भी माइक्रोस्कोपिक है, सेल के अंदर डीएनए है ना, तो हमने क्या करना है, ऐसे एंजाइम की हेल्प लेनी है। पहले तो हमें डीएनए देखना पड़ेगा, फिर उसको कहाँ पर से काटें, ये सब चीज़ कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। और जो आणविक कैंचियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स की मदद से हम उनको क्या करते हैं, काटते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, आणविक कैंचियाँ। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, डिज़ायरेबल जो डीएनए होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जिससे क्या बन जाता है, आपका पुनर्योगस डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पुनर्योगस डीएनए तकनीक के साधन क्या हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि दो अलग अलग, सपोज कीजिए एक डीएनए ये है और एक ये है, तो हमने क्या करा है कि हमने इसमें से क्या करा, कुछ पार्ट हमने मिसिंग कर दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट को हमने हटा दिया है और इससे ये वाला पार्ट हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आणविक कैंचियों से इसको काटेंगे, उसके बाद इसको किसी अन्य एंजाइम की मदद से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जो नया डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, दिखेगा, यहाँ पे हमने अलग जोड़ा है तो ये हरा आ जाएगा आपका ये। तो ये जो डीएनए बना ये कैसा बनेगा आपका, पुनर्योगस डीएनए, और इसमें वो कैरेक्टर होंगे जो हम इसमें चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पुनर्योगस डीएनए। प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, आणविक कैंचियाँ हैं जो डीएनए को क्या करती है, विशिष्ट स्थानों से काटती हैं। दूसरा फिर है इसमें पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, फिर है डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि इसको जोड़ने का काम करता है। वाहक क्या हो गया कि जैसे हमने ई कोलाई लिया था यहाँ पे, ठीक है, ई कोलाई लिया था तो वो क्या करेगा, वाहक का काम करेगा। और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसके डीएनए में हमने उसको जोड़ना है, तो वो ही क्या हो गया आपका, परपोषी जीव हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या है, साधन है। पहला क्या है देखिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी हमको, फिर पॉलीमरेज एंजाइम की पड़ेगी, फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम, फिर है वाहक, और फिर क्या है आपका परपोषी जीव।
ठीक है। तो इसका एक ही टॉपिक लेते हैं। पहला प्रतिबंधन एंजाइम जो है, डिस्ट्रक्शन एंजाइम, इनको हमने क्या बोला था अभी, आणविक कैंचियाँ बोला था। ठीक है, क्योंकि ये डीएनए को क्या करती हैं, विशिष्ट स्थानों से काटती हैं। तो ये क्या हो गया, ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। ये केवल द्विसूत्री यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उस पर ही क्रिया करते हैं। ठीक है, द्विसूत्री होता है ना डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, क्रियाएं करेंगे। इन्हें आणविक कैंचियाँ या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। ठीक है, इनको दो नाम है इनके, आणविक कैंचियाँ और रासायनिक चाकू। फिर 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए थे। किससे करे थे देखिएगा, ये एंजाइम ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इनको क्या करा था, प्राप्त किया था। कहाँ से किया था, जीवाणुओं से प्राप्त किया था। इसमें एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है तथा दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, या क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त है वो उसका नाम है हिंड सेकेंड। ठीक है, हिंड सेकेंड प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, कैसा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और हिंड सेकेंड डीएनए को ऐसे विशिष्ट स्थलों से काटता है जहाँ 6 क्षारक युग्म एक विशेष अनुक्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या हो गया कि जो डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट स्थानों से काटता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या आणविक कैंचियाँ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।